चाय की किस किस्म को हाल ही में यूरोपीय यूनियन की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया? दार्जिलिंग चाय, सिक्किम चाय, नीलगिरी चाय, कांगड़ा चाय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कांगड़ा चाय को। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अब जो भी कांगड़ा के व्यापारी लोग हैं, कांगड़ा जो कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ के जो भी यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, इस व्यापारियों के द्वारा आसानी से इस चाय को यूरोप के बाज़ारों में यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। अगर हम लोग इसकी प्रोडक्शन की दृष्टि से देखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक धौलाधर जो रेंज है, इसी रेंज में ठीक है, इसके ढलानों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। धौलाधर पर्वत के ढलानों पे लगभग समुद्र तल से जो ऊंचाई है 900 से 1400 मीटर की ऊंचाई पे इस कांगड़ा चाय का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे यहाँ पे किया जाता है। तो अब आसानी से अब सोचिए कि हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट इसको यूरोप के बाज़ारों में भेजा जा सकता है, जो कि यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात है। हाल ही में वैकोम सत्याग्रह का शताब्दी समारोह मनाया गया। वैकोम सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? केरल, तमिलनाडु, गुजरात और ओडिशा। काफ़ी फेमस आंदोलन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस आंदोलन को जो संबंध है यहाँ पे केरल से। केरल का कौन सा क्षेत्र है? तो त्रावणकोर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कारण यही है कि देखिए, नाम से जैसा लग रहा है कि वैकोम सत्याग्रह है यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पे लोग थे, खासकर जो यहाँ पे छुआछूत वाले जो लोग थे, निचली जाति के जो लोग थे, निचली जातियों के खिलाफ देखेंगे तो बड़े मात्रा में यहाँ पे ठीक है, इनको सामाजिक बहिष्कृत के रूप में या फिर इनका अधिकारों को बड़ी मात्रा में ठीक है हनन किया गया था ऊपरी जातियों के लोगों के द्वारा। तो इन लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से गांधीवादी प्रक्रिया को अपना के लगभग 1924 के आसपास इन लोगों ने ठीक है इस वैकोम सत्याग्रह को यहाँ पे चलाया गया था। हमने वहाँ पे इतनी स्थिति खराब थी कि आप इसी से समझ सकते हैं। इसमें जो दो जातियाँ थी निम्न जाति की, एक तो था यहाँ पे एझावा और दूसरा था यहाँ पे पुलाय भी इनको बोला जाता है। तो एझाई और पुलाय जैसे निचली जातियों को बिल्कुल ही अपवित्र माना जाता था। इनको मंदिरों में तो घुसने की दूर की बात है, मंदिरों के आसपास इनको फटकने भी यहाँ पे नहीं दिया जाता था। इसीलिए यहाँ पे ठीक है वैकोम शहर जो कि त्रावणकोर रियासत में स्थित था, वहीं पे इस आंदोलन को चलाया गया था। अब 1924 है, तो अगले साल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2024 हो जाएगा। तो देखेंगे तो अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री जिनका नाम है पिनाई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने, चूंकि अगले साल 2024 में इसका 100 साल पूरा होने वाला है, तो उसका एक होता है ना सामरिक उद्घाटन कर सकते हैं या फिर इस शताब्दी का जो पूर्व उद्घाटन कर सकते हैं, ठीक है। इसी साल 1 अप्रैल 2023 को यहाँ पे किया गया है, 1 अप्रैल 2023 को किया गया है, तो इसीलिए यह चर्चा में है। किस मध्य पूर्वी देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की यहाँ पे शुरू की है? ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान है, इजराइल है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो यूएई के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरात के द्वारा यहाँ पे प्रत्येक अमीराती के डीएनए का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय रणनीति यहाँ पे शुरू कर दी गई है। मतलब जो भी यहाँ पे यूएई में रहने वाले लोग हैं या फिर उसके जो भी सिटीजनशिप है, उसका डीएनए का मानचित्रण किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे इस तरह की गतिविधियों को यहाँ पे क्यों लाया जा रहा है? ताकि व्यक्तिगत उपचार प्रदान कर देना और डीएनए में परिवर्तन के कारण होने वाली स्थितियों का निदान करने में मदद करना। अभी संयुक्त अरब अमीरात की हम लोग बात करें तो अमीरात जीनोम काउंसिल 2021, ध्यान रखिएगा, 2021 राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की पूरी तरीके से निगरानी भी करेगा। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बनने के लिए यहाँ पे तैयार है? स्वीडन है, ग्रीस है, फिनलैंड है, साइप्रस है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे फिनलैंड। ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो के नाम से भी जाना जाता है, उसका 31वां सदस्य बनने के लिए तैयार है। और फिनलैंड की सदस्यता की पुष्टि करने वाला तुर्की अंतिम राष्ट्र बन गया है कि बिल्कुल अब फिनलैंड बिल्कुल ही यहाँ पे नाटो में शामिल हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे फिनलैंड की, तो थोड़ा सा इस मैप में देखने का प्रयास कीजिए। ये है पूरा पूरा देख पा रहे, जियांट कंट्री के रूप में रसिया मौजूद है, यहीं पे यहाँ पे फिनलैंड है।
तो देख पा रहे हैं एक बहुत बड़ी जो बाउंड्री बना रहा है, एक लंबी जो बाउंड्री बना रहा है रूस के साथ, लगभग देखा जाए तो 800 यहाँ पे ठीक है मील की लंबी बाउंड्री यहाँ पे बनाता ही बनाता है। फिनलैंड की बात करें तो देख पा रहे हैं इसकी बाउंड्री स्वीडन के साथ भी मिल रही है और इसके साथ साथ नॉर्वे के साथ भी यहाँ पे मिल रही है। तो बाउंड्री को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इस तरह के प्रश्न बनाए जाते ही जाते हैं। भारत में अक्टूबर 2024 तक कितने 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? कितने 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा है? 1000, 1275, 1775, 901। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1000। जब भी देखिए यहाँ पे पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न तो गवर्नमेंट जो भी डेटा टारगेट करती है और जो डेटा होती है बहुत मतलब सिंपल आप कह सकते हैं, जैसे कि 100, 50, ठीक है, 150, 500, 1000, इस तरह का ज़्यादा चांसेज होता ही होता है। तो बस एक अनुमान के तहत ठीक है, आप अगर नहीं आता है तो आप रिस्क ले सकते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1000, ध्यान रखिएगा 1000। अक्टूबर 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक यहाँ पे 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण 2014 में देखा जाए, ठीक है, और 2023 में देखा जाए तो लगभग 2014 में 17% के आसपास था, वहीं 2023 में अगर अभी देखा जाए तो ये लगभग 4 गुना बढ़ गया, 75% यहाँ पे हो गया है, 4 गुना यहाँ पे क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इसी सब देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या वर्तमान में जो कचरा का पूरी तरीके से सही तरीके से निस्तारण नहीं होने की वजह से, सही तरीके का प्रबंधन नहीं होने की वजह से समस्या आती ही आती है। इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में भारत का जो लक्ष्य रखा गया है कचरा मुक्त शहर बनाना, उसी के तहत इसको यहाँ पे शामिल किया गया है कि कम से कम कितना 1000 शहरों को कचरा मुक्त बनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की कौन सी धारा पेटेंट की एवरग्रीनिंग पर रोक लगाती है? यहाँ पे पेटेंट की बात की जा रही है, बहुत ही चर्चा में रहता है, खासकर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो धारा 6 है, 63D है, 2C है, 4C है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे धारा 3D। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 में एक धारा यहाँ पे लिखा हुआ है धारा 3D, ध्यान रखिएगा धारा 3D। यह नौ प्रवर्तक फार्मा कंपनियों को 20 वर्ष की निर्धारित अवधि से अधिक पेटेंट का विस्तार करने से रोकने के लिए पेटेंट की एवरग्रीनी की अनुमति यहाँ पे नहीं देता है। सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना साल के लिए, 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के बाद ठीक है यूज इसका होगा ही होगा। वही हम लोग बात करें यहाँ पे धारा 92 के तहत, धारा 92 के तहत केंद्र सरकार के पास अत्यधिक अवस्था के मामले में किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। सपोर्ट करिए यहाँ पे कोविड का यहाँ पे टीका आ गया तो मैक्सिमम कितने साल के लिए दिया जाएगा? 20 साल के लिए दिया जाएगा। अगर सरकार को लगता है कि लोक कल्याण के लिए फिर लोगों को और बड़ी मात्रा में ज़रूरत है, लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो सरकार इसकी पेटेंट को क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है और फिर उसको सरकार के द्वारा ठीक है लोगों तक यहाँ पे पहुँचाने का भी किसी न किसी के द्वारा यहाँ पे प्रयास किया जाएगा, किसी न किसी माध्यम का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने जॉनसन एंड जॉनसन की किस दवा को खारिज कर दिया है? एक्सेनाटाइड है, इसके अलावा डेक्स लेंजोप्राजोल है, एक्सिटिनिव है, इसके अलावा बेडाक्लिन है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, बेडाक्लिन को। बेडाक्लिन को भारत ने जॉनसन एंड जॉनसन की टीबी जो दवा है बेडाक्विलाइन को द्वितीय पेटेंट को यहाँ पे खारिज कर दिया है। इसका प्राथमिक जो पेटेंट था 18 जुलाई 2023 को समाप्त हो रहा है, तो अब हुआ कि दूसरा पेटेंट भी हम करा लें। यह दवा पहली बार 2015 में सरकार के टीबी कार्यक्रम के तहत भारत में उपलब्ध हुई थी। यह उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जो HIV के साथ जी रहे हैं, जिनमें टीबी के अत्यधिक प्रतिरोधी रोधी विकसित होने की संभावना है। तो अब क्या पता कि सरकार इसे भी क्या करे, अपने तरीके से यूज करे या फिर ठीक है किसी न किसी कंपनी को इसको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करे। लेकिन फिलहाल अभी सरकार ने क्या किया है तो ध्यान रखिएगा, जो
द्वितीयक, ध्यान रखिएगा, जो द्वितीयक पेटेंट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है बेडाक्विलिन के मामले में। नेक्स्ट, किस देश के शोधकर्ताओं ने 2 जैविक पिता वाला एक चूहा बनाया है? ध्यान रखिएगा, 2 जैविक पिता वाला एक चूहा बनाया है। जापान है, इजराइल है, चीन है, सिंगापुर है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। जापानी वैज्ञानिकों ने पहली बार कोशिकाओं से अंडे उत्पन्न करने के बाद 2 जैविक पिताओं वाले चूहे का निर्माण किया हुआ है। 2 जैविक पिताओं वाले चूहे का निर्माण किया गया है। इसका जो अनुसंधान किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जापान का जो क्यूशू, नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, एक क्यूशू द्वीप भी है जापान में, तो क्यूशू विश्वविद्यालय के कात्सुहिको हायाशी, ध्यान रखिएगा, हयाशी के द्वारा किया गया है। इसने समलैंगिक पुरुष जोड़ों या यहाँ तक कि अविवाहित पुरुषों के लिए मादा अंडे की आवश्यकता के बिना अपना बच्चा पैदा करने की नई संभावनाएं खोल दी है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 जैविक, इसमें सिर्फ मेल और क्या है, मेल है, फीमेल की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार करके जरूर चलेंगे। तो ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस यहाँ पे बनाता है, जो नाम से ही लग रहा है। ऐसे आपको 3 जो फैक्टर आपको बताना है इसमें से, जो कि ट्रिपल प्लेनेटरी क्या बना रहा है, क्राइसिस बनाता है। यहाँ पे प्रदूषण है, जैव विविधता हानि है, जलवायु परिवर्तन, महासागर अम्लीकरण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रदूषण है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैव विविधता हानि है, जलवायु परिवर्तन है, महासागरीय अम्लीकरण यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो पहली बार ध्यान रखिएगा, यह जो अवधारणा आई थी 30 मार्च 2023 को, 30 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और यूएन हैबिटेट द्वारा जो कि यहाँ पे मनाया जाता है, उसी समय यह अवधारणा आई थी जिसमें बताया गया था कि प्रदूषण, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, यह एक बहुत बड़ा यहाँ पे समझ सकते हैं कि ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस के रूप में यह उभर रहा है। ये आपस में जुड़ी हुई चुनौतियां दुनिया भर में लाखों लोगों के कल्याण और अस्तित्व को खतरे में डाल रही है और सतत विकास लक्ष्यों को, जिसको हम लोग ठीक है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं, उसको ये पाने से क्या कर रही है, पूरी तरीके से रोक रही है। तो इसीलिए इसको एक क्राइसिस की श्रेणी में रखा गया है। किस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन जिसका नाम है माइक्रोकोपे लॉन्च की है? एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, इसके अलावा है आईसीआईसी बैंक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक्सिस बैंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक के द्वारा, जो कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक द्वारा क्या लाया गया है, ठीक है, पिन ऑन मोबाइल तकनीक पर आधारित भारत में पहला जेब आकार का स्वाइप रीडर यहाँ पे पेश किया गया। ठीक है, कुछ इस टाइप का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है कि फ़ोन टाइप का यहाँ पे मामला है। तकनीकी समाधान भागीदारी के रूप में देखा जाए तो यहाँ पे रेजर पे हो गया या फिर माई पिन द्वारा एजी टेप के साथ माइक्रो पेस यहाँ पे किया गया। तो इसमें पार्टिसिपेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेजर पे के माध्यम से माई पिन, इसका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, माई पिन, और इसके साथ कौन है, एजी टाइप के साथ, ठीक है, माइक्रो पे यहाँ पे पेश किया गया है। निम्नलिखित में से कौन CPTPP के सदस्य हैं? CPTPP, इसका सिंपल सा मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि 2018 में लाया गया था। अब इसमें कौन कौन से मेंबर हैं? भारत, जापान, यूएसए, पेरू। देखिए, भारत यहाँ पे नहीं है, जापान है इसका मेंबर, यूएसए नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशियन के जस्ट किनारे होने के बावजूद भी यूएसए इसका मेंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। पेरू है इसका, चूँकि पेरू भी आपको बिल्कुल पैसिफिक ओशियन के किनारे, ठीक है, जो कि आपको साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिल जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 और 4। तो थोड़ा इसके हम लोग मेंबर जो भी कंट्री है उसके बारे में देख लेते हैं।
इधर देख पा रहे हैं कनाडा है, मेक्सिको है, पेरू है, इसके अलावा चिली है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम और जापान है। अगर यही है देख पा रहे हैं यहाँ पे रिंग्स ऑफ फायर, पैसिफिक ओशियन के जो भी ये इलाका है वोल्केनिक के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो प्रशांत रिम के आसपास एक मुक्त व्यापार समझौता यहाँ पे किया गया है। इसी को बोला जाता है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे देखेंगे तो संयुक्त जो सकल घरेलू जो उत्पाद है लगभग 13.6 ट्रिलियन ब्रिटेन के शामिल होने के बाद, इसमें चूंकि आगे चल के ठीक है ब्रिटेन भी शामिल हुआ है तो यहाँ पे इतना हो गया है, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के कितने घटक हैं? 5 है, 3 है, 2 है, 7 है। इसके करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के 5 घटक है। ये 5 घटक कौन कौन सा है, तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा मूलभूत साक्षरता, मूलभूत साक्षरता, और इसके साथ साथ अंक ज्ञान, अंक ज्ञान। इसके अलावा महत्वपूर्ण जीवन कौशल, इसके अलावा व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। इसके अलावा हो जाएगा सतत शिक्षा, सतत शिक्षा। तो क्या पता कि अगले ऑप्शन में आपको ये पांचों का पांचों ठीक है, कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दे दे और पूछ ले कि कौन इसमें लिटरेसी प्रोग्राम में शामिल है। तो इसीलिए इन पांचों घटकों को आप लोगों को ध्यान में जरूर रख के चलना है। नंबर 1 है मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, उसके बाद महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, और उसके साथ साथ हो जाएगा सतत शिक्षा। नेक्स्ट, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का 2030 तक निर्यात को कितनी राशि तक ले जाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है? 1 ट्रिलियन है, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन। कब तक है? 2023 तक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है 2 ट्रिलियन। पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 यहाँ पे शुरू की है, 2023 शुरू की है। इसका उद्देश्य यही है कि FTP को अर्थात फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2030 तक, ध्यान रखिएगा भारत के निर्यात को कितना करना है, तो 2 ट्रिलियन, ध्यान रखिएगा 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना है यहाँ पे। अब इसके लिए 4 स्तंभ यहाँ पे शामिल किया गया है, 4 जो पिलर है, इन 4 पिलर को थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। जैसे कि छूट के लिए प्रोत्साहन, नंबर 1 छूट के लिए प्रोत्साहन। नंबर 2 यहाँ पे सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन, निर्यात चाहे यहाँ पे राज्य हो, जिला हो या फिर भारतीय मिशन हो, सबके माध्यम से यहाँ पे निर्यात को यहाँ पे बढ़ावा देने की कोशिश करना है, एक चैन बनाना है। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा यहाँ पे व्यापार करने में आसानी, लेन देन की लागत में कमी और इलेक्ट्रॉनिक पहल, जिसको ई पहल के नाम से भी जाना जाता है। चौथा यहाँ पे पिलर हो जाएगा उभरता जो भी क्षेत्र है, चाहे वो ई-कॉमर्स हो गया, ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना, और विशेष रसायन, जीव सामग्री हो गया, उपकरण और प्रौद्योगिकी नीति को सुव्यवस्थित करना। तो ऐसे यहाँ पे 4 पिलर यहाँ पे ठीक है स्टेबलाइज किया गया है। उसका पूरी तरीके से अगर पालन किया जाए तो भारत 2 ट्रिलियन डॉलर को यहाँ पे ठीक है निर्यात को अचीव कर सकता है 2030 तक। विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से निर्यात उत्कृष्टता के लिए नामित शहर है? फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ठीक है उपरोक्त सभी। ये चारों का चारों जो जिला है ये इसमें शामिल किया गया है विदेश व्यापार नीति 2023 में, यहाँ सबका सम इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला जो प्रायोरिटी जिसे दिया जाता है निर्यात उत्कृष्टता योजना के शहर के माध्यम से नए शहरों की यहाँ पे पहचान करना, और दूसरा यहाँ पे जो स्टेज है, दूसरा जो चरण है स्टेट होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्याता की पहचान करना। अब इसी निर्याता उत्कृष्टता के लिए 4 शहरों को नामित किया गया है, जो कि फरीदाबाद है, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और यहाँ पे वाराणसी जैसे शहरों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के
प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विन वासवदा, कमलेश लुल्ला, अमित क्षत्रिय, मैं या मैयप्पन? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अमित क्षत्रिय को। अमित क्षत्रिय को नासा के नव स्थापित चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम जो कार्यालय चंद्रमा पर एक साहसिक मिशन को पूरा करने और मंगल ग्रह पर मनुष्यों को उतारने के लिए नासा को तैयार करने में मदद करने के लिए सब किया जा रहा है, मून टू मार्स प्रोग्राम। इसरो का पुनः प्रयोज्य अर्थात रीयूजेबल कह सकते हैं लॉन्च वाहन परीक्षण का सफल प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? चित्रगुप्त है, श्रीहरिकोटा है, बेंगलुरु है और भुवनेश्वर है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चित्रगुप्त में। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन, जिसको यहाँ पे बोला जाता है RLV लेक्स, ध्यान रखिएगा RLV, ठीक है, लेक्स परीक्षण के लिए सटीक लैंडिंग प्रयोग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, ये जो स्थान जो था ध्यान रखिएगा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग में, कर्नाटक में। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, इसी को यहाँ पे बोला जाता है ATR, चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। RLV ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष विमान या फिर शटल जो पेलोड वितरित करने के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में यात्रा कर सकते हैं और फिर से उपयोग करने के लिए पृथ्वी पर वापस आ सकते हैं। तो ऐसे ठीक है कह सकते हैं कि दोबारा इसको रीयूज करने के लिए, ठीक है, जो गिराया जाता है खासकर समुद्रों में ही यहाँ पे इसको गिराया जाता है, समुद्रों में ही यहाँ पे गिराया जाता है और फिर इसको वापस ला के, ठीक है, रीयूज यहाँ पे किया जाता है। ऑटिज्म रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑटिज्म रोग त्वचा है, रक्त है, बाल है, न्यूरॉन है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑटिज्म रोग का जो संदर्भ है यहाँ पे न्यूरॉन से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा न्यूरॉन से यहाँ पे है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता जो दिवस है, चूँकि हाल ही में यहाँ मनाया गया है 2 अप्रैल 2023 को, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। इसका थीम पूछा जा सकता है, थीम है इसका परिवर्तन सभी के लिए एक न्यूरो समावेशी दुनिया की ओर। और यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा यहाँ पे ऑटिज्म, ध्यान रखिएगा ऑटिज्म यह एक न्यूरो विकासात्मक की स्थिति है जो सामाजिक संपर्क और संचार के लिए व्यक्ति की क्षमता को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। तो यहाँ पे यही है, न्यूरॉन देख पा रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो पूरा ठीक है, जो नसों का जो जुड़ाव होता है उसी में देखेंगे तो कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से, ठीक है, डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन रेलवे का 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? पूरा कितना? 100%। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, सिक्किम है, गुजरात है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। मार्च 2023 में ही इस अचीवमेंट को यहाँ पे, ठीक है, हरियाणा ने पूरा कर लिया है। अर्थात हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क को भारतीय रेलवे द्वारा पूरी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे विद्युतीकृत यहाँ पे कर दिया गया। अर्थात वहाँ पे अब डीजल इंजन वगैरह यहाँ पे क्या होगा, नहीं चलेगा, जिससे यह रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जॉर्जिया है, सिएटल है, न्यूयॉर्क है, कैलिफोर्निया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जॉर्जिया। ध्यान रखिएगा जॉर्जिया। तो पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे हिंदू फोबिया का मतलब क्या होता है। देखिए हिंदू फोबिया का सिंपल सा मतलब है कि हिंदुओं के प्रति घृणा का भाव रखते हुए हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ गलत और बिना तथ्य के बयानबाजी ही हिंदू फोबिया कहलाता है। अब इसी को यहाँ पे रोकने के लिए अमेरिका की जो जॉर्जिया की जो विधानसभा है, वहाँ की जो असेंबली में यहाँ पे, ठीक है, विधानसभा ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, जिससे यह इस तरह का विधायी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है जॉर्जिया। ध्यान रखिएगा जॉर्जिया।
ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी स्टार मार्क लगा के चलेंगे। ठीक है, साइंस में इस तरह के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना रहती ही रहती है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक लेंस के रूप में कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक लेंस के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष में प्रकाश एक लेंस के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक लेंस के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। अब थोड़ा इसको आप लोग समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए पूरा पूरा। ठीक है, इस इमेज को देखिए। देखिए गुरुत्वीय लेंसिंग तब होती है जब एक विशाल खगोलीय पिंड, जैसे कि एक आकाश गंगा का पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समूह भी आप इसे कह सकते हैं, इसके चारों ओर देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रकाश के पथ के लिए स्पेस टाइम की पर्याप्त वक्रता का कारण बनता है, जैसे कि एक यहाँ पे लेंस के द्वारा। अब प्रकाश को वक्र बनाने वाले पिंड तदनुसार गुरुत्वीय लेंस यहाँ पे कहलाता है। और इसी को यहाँ पे क्या किया जाता है, देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह है, ठीक है, इससे देखा जाता है फोटो, इसको ठीक है मैंने खींच लिया जाता है। यही होता है ग्रेविटेशनल, ध्यान रखिएगा, लेंसिंग। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य यही है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत, ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर यहाँ पे पूरी तरीके से बनाना। और इसी के तहत एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 7% ब्याज की दर से 7% ब्याज सब्सिडी आप कह सकते हैं। इसके माध्यम से 20,000 और 50,000, 20,000 और 50,000 के बाद ऋणों के साथ 10,000 रुपये का मुक्त ऋण प्रदान भी यह करता है पीएम स्वनिधि योजना के तहत। हाल ही में सीबीआई की हीरक जयंती मनाई गई। सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, क्योंकि बार बार सीबीआई देखेंगे तो अमूमन चर्चा में रहता ही रहता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, संथानम समिति। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश जो की गई थी भ्रष्टाचार की रोकथाम पर संथानम समिति के द्वारा, जो कि 1962 से लेकर 1964 तक लगभग 2 सालों तक इस समिति ने, ठीक है, पूरा जांच पड़ताल किया हुआ था। उसके बाद से यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो 1963 में, ध्यान रखिएगा, इसी समिति की अनुशंसा पे 1963 में सीबीआई की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और सीबीआई को ध्यान रखिएगा, चूँकि इसको बाद में लाया गया है, तो यह एक वैधानिक निकाय क्या है, नहीं है। इस तरह का सवाल पूछा जाता है, एक वैधानिक निकाय क्या है, यह नहीं है। यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति प्रदान करता है। और यह किसके अधीन कार्य करता है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, जो बदले में पीओमे के तहत संचालित होता है, उसी के तहत यह कार्य करता है। इसकी अगर हम लोग हेड क्वार्टर की बात करें सीबीआई की, तो नई दिल्ली में यह स्थित है। और इसका भी वर्तमान में जो महानिदेशक है, पूछा जा सकता है, जो निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। हाल ही में किस देश ने ओपेक 13 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है? भारत है, इजराइल है, ईरान है, उत्तर कोरिया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, इजराइल। इजराइल ने अपने ओपेक जासूसी उपग्रह का एक नया संस्करण कक्षा में स्थापित किया है। और इसका जो निर्मित है, ध्यान रखिएगा, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसे पहली बार 1988 में कक्षा में स्थापित किया गया था। 1988 में स्थापित किया गया था। साइंटिफिक डेटा में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में भारत के योगदान का रैंक क्या है? 3rd है, 8th है, 7th है, 5th है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर भारत वार्मिंग में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ता वाले देशों में 5वें स्थान पे है।
5वें स्थान पे। टोटल यहाँ पे 10 कंट्री मौजूद है यहाँ पे, जिसमें भारत का नंबर कितना आ रहा है, तो 5वें नंबर पे आ रहा है। अगर भारत की यहाँ पे बात किया जाए तो भारत 1850 से लेके 2021 तक देखा जाए तो पूरे के पूरे इस ग्लोबल वार्मिंग में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है 0.08 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस वार्मिंग के लिए भारत जिम्मेदार है। अगर भारत के उत्सर्जन का जो एरिया देखा जाए 1800 लगभग 50 से लेकर 2021 तक, तो भारत के माध्यम से CO2 का जो उत्सर्जन किया गया है 0.04 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बढ़ाने में, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा मीथेन CH4 का हो जाएगा 0.03 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसका हो जाएगा 0.006 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे, क्या पता यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ पे पूछ देगा कि किसकी मात्रा सबसे अधिक है, तो देख पा रहे हैं CO2 की मात्रा सबसे क्या अधिक है, उसके बाद मीथेन की, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन। चूँकि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, सब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करता ही करता है। ग्रीन हाउस गैस जो थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में उज्ज्वल ऊर्जा को अवशोषित करती है यहाँ पूरी तरीके से, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस पूरी तरीके से प्रभावित होता ही होता है। तो हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है सही नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। हाल ही में खबरों में रहा जेजू द्वीप किस द्वीप का हिस्सा है? दक्षिण कोरिया है, जापान है, चीन है, फिलीपींस है। तो चर्चा में क्यों है, थोड़ा इसे हम लोग जान लेते हैं। देखिए यह चर्चा में रहने का कारण है कि दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने पूर्वी चीन सागर में संयुक्त एंटी पनडुब्बी अभ्यास शुरू कर दिया। अब ये जो अभ्यास जो शुरू किया गया है इसी जेजू द्वीप के पास यहाँ पे शुरू किया। अब इसका थोड़ा जियोग्राफिकल लोकेशन देखने का प्रयास कीजिए। ये है साउथ कोरिया, इधर है जापान, ठीक है, और ये है पूरा पूरा ईस्ट चाइना सी। यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जेजू आइसलैंड। स्थान है दक्षिण कोरिया का जेजू द्वीप के पास। ये किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, तो साउथ कोरिया के अंतर्गत यह आता है, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चूँकि 3 महत्वपूर्ण देश दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एंटी, ठीक है, एंटी यहाँ पे पनडुब्बी अभ्यास यहाँ पे शुरू किया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया? किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया? बिहार है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अप्रैल महीने में ही यहाँ पे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। और स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कि जो इसका जो उद्देश्य होगा प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद के तहत ये सब किया जा रहा है। तो जितना हो सके यहाँ पे एजुकेशन में बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सा देश पटना रेल परियोजना को वित्त पोषित कर रहा है? जापान है, दक्षिण कोरिया है, फ्रांस है, USA है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जापान। ध्यान रखिएगा, जापान। भारत और जापान के बीच मार्च महीने में लगभग 29 मार्च के आसपास एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, और इसका जो उद्देश्य है पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के तहत यहाँ पे लगभग जो राशि तय की गई है 5,509 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। कितना यहाँ पे दिया जाएगा पटना रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान के द्वारा। और ये जो ऋण की जो अवधि है यहाँ पे 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा, ऋण की अवधि यहाँ पे है कितना वर्ष, 30 वर्ष की छूट अवधि के साथ यहाँ पे, ठीक है, 10 वर्ष इसमें शामिल किया गया है। तो बस ध्यान रखिएगा
30 वर्ष की छूट अवधि के साथ। हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित मार्चा चावल की खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? गया है, कटिहार है, पश्चिम चंपारण, पटना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मार्चा, समझ रहे हैं ना, मार्चा ये मिर्च नहीं समझिएगा, ठीक है। मार्चा चावल है यहाँ पे जीआई टैग से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अब मार्चा जैसे मिर्च से ही इसका नाम यहाँ पे पड़ा है, तो इसका जो आकार है ध्यान रखिएगा काली मिर्च के समान दिखाई देता है, काली मिर्च, ठीक है, गोल गोल यहाँ पर होता है। यह चावल अपने सुगंधता, स्वादिष्टता और सुगंधित चूरा जो जिसे ठीक है पोहा वगैरह भी बोला जाता है, उसको बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर हम लोग पर्टिकुलर एरिया की बात करें, जैसे कि जो वेस्ट चंपारण का एरिया है देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि रामनगर प्रखंड है, इसके अलावा नरकटियागंज, गौनाहा, सिकटा, ये सब ठीक है एक ज़िले के अंतर्गत जो भी यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे जो भी क्षेत्र है, मैनाटाड़, इन सारे जगहों पे बड़े पैमाने पर इस मार्चा चावल की खेती की जाती है। इसीलिए इसको यहाँ पे ठीक है जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने सीरस क्लाउड थिनिंग तकनीक और सल्फेट एरोसोल को समताप मंडल में अंतःक्षेपित करने का सुझाव दिया है? कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम बारिश करना, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना, पृथ्वी पर सौर हवा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, और दूसरा है यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। देखिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने हिट बजट जरूर यहाँ पे पढ़ा होगा, हिट बजट जो कि एक बिल्कुल ही ठीक है आइडियल बजट के रूप में मौजूद है, कि जो भी यहाँ पे सौर जो प्रकाश आता है पृथ्वी में, ऐसा माना जाता है ठीक है कि एक समय के बाद से पूरा यह क्या हो जाता है वायुमंडल में पूरी तरीके से ठीक है रिलीज कर देता है, पृथ्वी पूरी तरीके से परिवर्तन कर देता है। लेकिन आपको ये भी होना चाहिए कि ये जो आता है तो दो तरीके से ध्यान रखिएगा। पहला जो परिवर्तन होता है यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे पृथ्वी धीरे धीरे परिवर्तन करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में। लेकिन बीच में समझिए अगर कुछ अवरोध यहाँ पे उत्पन्न हो जाए तो समस्या होगी ही होगी, और ये इसी का संबंध यहाँ पे किससे है? सीरट क्लाउड थिनिंग तकनीक से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीरट क्लाउड थिनिंग तकनीक से है। तो यह एक प्रकार का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि अधिक ऊंचाई वाले जो सीरस बादलों को यह पतला करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे बादलों की अगर मोटी परत बन गई है तो अब यहाँ से जो हीट यहाँ पे कह सकते हैं जो भी यहाँ पे परिवर्तन होगा लौट के पुनः क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इससे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा। तो अब इसी को यहाँ पे तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए वैज्ञानिकों ने सीरस क्लाउड थिनिंग तकनीक को यहाँ पे ईजाद किया है, ताकि यहाँ पे जब इसको छोड़ा जाए तो इन बादलों को पूरी तरीके से क्या कर दे, पतला कर दे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीरस के बादल बहुत अधिक सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि अधिक ऊंचाई और ठंडे तापमान पर बनते हैं, ये बादल लंबी तरंग विकिरण को रोक लेते हैं और ग्रीन हाउस गैसों के समान जलवायु पर ठीक प्रभाव डालते हैं। और बर्फ़ के नाभिक जो कि देखा जाए तो बेसिकली ठीक है धूल वगैरह उन क्षेत्रों में इंजेक्ट करके सीरस के बादलों को पतला किया जाता है। और जहाँ सीरस के बादल होते हैं जिससे बर्फ़ के क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं और सीरस की ऑप्टिकल गहराई कम हो जाती है, बादलों की पतला करने से अंतरिक्ष में अधिक गर्मी में कमी आ जाएगी और इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जो कि परिवर्तन धीरे धीरे यहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में पृथ्वी के द्वारा जिस किसी रूप में हो रहा है वो धीरे धीरे यहाँ पे कंटिन्यूटी फिर शुरू हो जाएगी। हाल ही में भारत ने अंधेपन की रोकथाम को कमज़ोर पाया। अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1976, 1991, 2003, 2017। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1976 में। दृष्टिहीनता निवारण सप्ताह 2023 का जो आयोजन किया गया था 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच किया गया था। अंधेपन के कारणों और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था, इसीलिए अभी यह फिलहाल में चर्चा में है। दृष्टिहीनता को नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो 1976 लाया गया था, उसका साफ उद्देश्य था कि दृष्टिहीनता का जो प्रसार है, जो उस समय
4% के आसपास चल रहा था, इसको कम करके यहाँ पे 0.3% लाना है। राजस्थान की बात करें तो दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने एवं अंधेपन को नियंत्रण करने के लिए एक नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान को भी ध्यान रखिएगा, दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने एवं अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है? काफ़ी अभी चर्चा में रहा है बसोली पेंटिंग, इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, इसके अलावा सिक्किम है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र जीआई टैग उत्पाद के रूप में बसोली पेंटिंग को जाना जा रहा है। कठुआ जिले से, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से यह एक प्रकार का लघु कला शैली का उदाहरण है। इसके कुछ विशेषताओं की बात करें तो यही है पेंटिंग, ठीक है। जीवित रंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कलर हो गया, जटिल विवरण या फिर इसमें जो भी हिंदू पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का पूरी तरीके से चित्रण किया जाता है। कुछ कुछ देख के आपको लग रहा होगा कि मधुबनी चित्रकला है, लेकिन ये मधुबनी पेंटिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? भारत, जापान है, बेल्जियम है, यूनाइटेड किंगडम है। तो मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन किया गया था हाल ही में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 में यहाँ पे किया गया था, यूनाइटेड किंगडम में। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे किया गया था। कुछ और यहाँ पे आयोजकों की हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा आयुसीएन प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में इसको स्थापित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी इसे बोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे है FAO, ध्यान रखिएगा, FAO इसका मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ठीक है कृषि उत्पादन हो गया, वानिकी हो गया, कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है, जागरूकता भी फैलाता है। वैसे ही एक और संस्था को भी हम लोग देख लेते हैं, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका भी काम है जैसे कि गरीबी कम करने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास और प्रजातांत्रिक तत्वों को प्रोत्साहित करने का भी यह कार्य करता है। हाल ही में चंद्रमुक्त वापसी प्रक्षेपवक्र लूनार फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी समाचारों में था। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्षुद्र ग्रह का विक्षेपण, इसके अलावा नोदन जिसको प्रोपेलेंट बोला जाता है, इसके बिना अंतरिक्ष यान की वापसी। उसके बाद यहाँ पे है उपग्रह, ध्यान रखिएगा, उपग्रह युद्ध। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा C, प्रोपेलेंट के बिना अंतरिक्ष यान के यात्री। अभी बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है, इसको स्टार मार्क करके चलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार यहाँ पे चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए यहाँ पे एक महिला को भी इसमें शामिल किया गया है और एक अफ्रीकी, ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी मूल के, ठीक है, अमेरिकी निवासी को भी शामिल किया गया है, अफ्रीकी मूल के। 4 मेंबर इसमें लोग जा रहे हैं, जैसे जो महिला का नाम है क्रिस्टीना कोच, और जो अफ्रीकी अमेरिकी, ठीक है, जो है यहाँ पे एक पायलट है जिसका नाम है विक्टर ग्लोवर। उसके अलावा यहाँ पे 2 और सदस्य हैं जैसे कि रीड वाइसमैन मिशन कमांडर के रूप में, और एक और नाम है जेरेमी हैंसन, ठीक है। तो 4 नाम आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये लोग करेंगे क्या, देखिए, तो नासा के द्वारा यह किया जा रहा है, 4 अंतरिक्ष यात्री लोग जाएंगे और चंद्रमा का, आप ठीक है, वहाँ पे उतरना नहीं है, पूरे चंद्रमा का, ठीक है, चक्कर लगा के वापस यहाँ पे आ जाना है। और इसको एक मिशन का नाम दिया गया है आर्टेमिस मिशन यहाँ पे 2nd है यहाँ पे, ठीक है। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर 2025-26 तक नासा फिर, ठीक है, जैसे कि पहले हुआ था अपोलो वगैरह में, चंद्रमा में कदम रखवाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यही है आर्टेमिस मिशन, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो
ये हो जाएगा यूएसए का क्षेत्र, यहीं से यहाँ पे ठीक है इसको छोड़ा जाएगा और पूरी तरीके से आप पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं चंद्रमा का चक्कर लगा के फिर वापस जाएगा। इसकी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग जो खासियत है देख पा रहे हैं यहाँ पे उतरते समय ठीक है प्रोपेलेंट का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इनको यहाँ पे खींच लेगा, इनके जो भी यान होगा उसको आसानी से खींच लेगा। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौकादे किस देश द्वारा शुरू की गई है? पहली तरल हाइड्रोजन संचालित किस देश के द्वारा शुरू की गई है? चीन है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है, कनाडा है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नॉर्वे। दुनिया का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरित नॉर्वेजियन कंपनी है यहाँ पे, जिसका नाम है नॉरलेट। ध्यान रखिएगा, नॉरलेट नॉर्वेजियन कंपनी, इसी के द्वारा शुरू किया गया है। यह एक तरल के रूप में मौजूद रहने के लिए जो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है उसको एक ठीक है कम से कम टेम्परेचर में रखना होता है, जिसमें डिसाइड किया गया है 33 केल्विन। ध्यान रखिएगा 33 केल्विन से नीचे इसको ठंडा किया जाना चाहिए, तभी जाके ठीक है ये पूरी तरीके से लिक्विड स्टेज में यहाँ पे रह पाएगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व यहाँ पे कौन सा है? बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, इसके अलावा है गुरु घासीदास वन्यजीव अभयारण्य। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बांदीपुर। कर्नाटक में स्थित है यह बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरा कर लिया है। तो जब भी इस तरह का चीज़ होता है 25 साल, 50 साल, 75 या फिर 100 साल, तो यहाँ पे ठीक है कुछ ना कुछ देखेंगे तो चर्चा में रहता ही रहता है। इससे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। यह 1986 से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नीलगिरी ठीक है, जिसकी 3 सीमाएं लगती है, इधर कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री, गृह मंत्री। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसी को यहाँ पे बोला जाता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये जो अधिनियम लाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, यह एक प्रकार का सांविधानिक ठीक है या फिर सांविधिक यहाँ पे सांविधिक निकाय ठीक है इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे इसके हम लोग सदस्यों की बात करें तो सबसे पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री, इसके यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के यहाँ पे कौन हो जाएगा? राज्य मंत्री। और यहाँ पे अध्यक्ष कौन होगा? तो केंद्रीय मंत्री। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री। इसके अलावा कुछ और भी मेंबर होते हैं, 3 इसमें सांसद शामिल होते हैं। इसके अलावा पर्यावरण, वन और ठीक है जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भी इसमें पूरी तरीके से शामिल होता है। तो 3 सांसद है, इसके अलावा यहाँ पे सचिव वगैरह सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पे पूछ लिया है, देख पा रहे अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, तो क्या पता कि यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछ ले। नेक्स्ट, व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश के ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल नामक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यूएसए है, पोलैंड है, दक्षिण कोरिया, इटली। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोलैंड। ध्यान रखिएगा पोलैंड। तो जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पे व्लादिमीर जो जेलेंस्की जिनका नाम है, अभी उनको हाल ही में पोलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ व्हाइट एंगल। पोलैंड ने यूक्रेन के लाखों नागरिकों को संरक्षण दिया हुआ है और महत्वपूर्ण हथियारों से कीव सरकार की यहाँ पे सहायता भी कर रहा है। यापनिया संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? यापनिया संप्रदाय बौद्ध धर्म, हिंदू, यहूदी, जैन धर्म। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जैन धर्म। यापनिया जैन धर्म का एक संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति यहाँ पे दिगंबर से यहाँ पे मानी जाती है, दिगंबर से। तो आपको याद होगा श्वेतांबर, दिगंबर जो 2 भागों में बट गए। हालांकि उन्होंने श्वेतांबर
के कुछ मत भी रखे, कुछ विचारों को ठीक है अपनाया भी है। यह कम से कम माना जाता है कि 5वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक पश्चिमी कर्नाटक में मौजूद था। यह अब विलुप्त हो गया है, ध्यान रखिएगा, अब यह विलुप्त हो गया है। तो दिगंबर आपको याद होगा, ठीक है, इसमें अधिकतर जो लोग थे या फिर इस संप्रदाय को मानने वाले लोग, ठीक है, कपड़ा वगैरह, वस्त्र वगैरह के लोग धारण क्या करते थे, नहीं करते थे। श्वेतांबर जैसे कि श्वेत वस्त्र वे लोग ठीक है पहनते थे। कुछ कॉमन डिफरेंसेज है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे। इसका एक और भी नाम है, ठीक है, जिसे ला मेसा डे हेरबियो के नाम से जाना जाता है। ला मेसा डे हेरबियो के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया है, तंजानिया है, कोलंबिया है और जापान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कोलंबिया में यह स्थित है। यहाँ पे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, और ये है पनामा, ठीक है, जो नहर है, ऊपर हो जाएगा कैरिबियन सी। यही है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो, ठीक है, कोलंबिया का जो क्षेत्र है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोलंबियन प्लेटी वगैरह, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। यही इसकी जो राजधानी है बोगोटा, ठीक है, इसकी राजधानी है बोगोटा। और इसी की देखेंगे लगभग, ठीक है, पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ ये जो नेवाडो डेल, ठीक है, रुइज ज्वालामुखी जो स्थित है, लगभग 129 किलोमीटर पश्चिम में एक सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में स्थित है। कभी भी फट सकता है, अभी बहुत चर्चा में रहा था। यह कठोर ज्वालामुखी राख और अन्य पायरो क्लासिक चट्टानों के साथ बारी बारी से लावा की गई परतों से बना एक, ठीक है, स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में स्थित है। एक्टिव ज्वालामुखी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कुछ जगह है, यहाँ पे इसको जरूर देख पा रहे हैं, ठीक है, वोल्केनिक दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा है नेवाडो डेल, जिसे ध्यान में जरूर रखिएगा। कोलंबिया में यह स्थित है।